अगर मैं आपको आज से 25-30 साल पहले लेकर चलूं तो आपको जरूर याद होगा उस जमाने में घर के सबसे बड़े बेटे का नाम बड़ा या बड़का होता था और सबसे छोटे बेटे का नाम छोटू या छुटकी होता था और कभी कभी बीच वाले का नाम मंझला या बिचला रख दिया जाता था। आपने ये भी जरूर सुना होगा कि बर्थ क्रम के इस ऑर्डर का उनकी पर्सनैलिटी के डेवलपमेंट पर भी प्रभाव पड़ता है। जैसे जो सबसे बड़ा है वो जल्दी मैच्योर हो जाता है, जल्दी रिस्पॉन्सिबल हो जाता है, और जो सबसे छोटा है उसमें काफी बड़े होने तक भी परिपक्वता नहीं आ पाती। और बीच वाले के साथ क्या होता है? दोस्तों, आज की मेरी केस स्टडी एक ऐसे ही लड़के की कहानी है जिसके लिए बर्थ क्रम का ये मिडिल ऑर्डर एक सजा बन गया। तो आइए देखते हैं ये केस स्टडी। हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। माई सेल्फ DG कृष्णमूर्ति, a psychotherapist and a personal life coach. Thank you very much for being with me and watching this video. मेरी ये केस स्टडी सीरीज उन स्टूडेंट्स के लिए तो काफ़ी ज़्यादा उपयोगी है ही जो साइकोलॉजी की पढ़ाई कर रहे हैं और साइकोलॉजी के क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहते हैं, लेकिन ये हर उस व्यक्ति के लिए भी उपयोगी है जो ह्यूमन बिहेवियर यानी मानव व्यवहार का अध्ययन करना चाहता है और खुद की लाइफ को बेटर बनाना चाहता है, जो दूसरों की गलतियों से सीखना चाहता है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को पूरा देखें और केस स्टडी के एंड में जो सवाल मैं आपसे पूछूंगा उनका जवाब देने की कोशिश करें। तो आज का केस है अशोक कुमार का। ये एक 18 साल का बिहार के एक गांव का लड़का है, निम्न मध्यम वर्गीय परिवार से है, भोला भाला दुबला पतला सा मासूम लड़का जो कोटा के एक नामी कोचिंग इंस्टीट्यूट में प्री मेडिकल की तैयारी कर रहा है। जब ये मेरे पास पहली बार आता है तो मैं एक फॉर्मेट जो कि मैं सभी क्लाइंट से भरवाता हूँ, इसे भी भरने के लिए देता हूँ अपनी प्रॉब्लम्स लिखने के लिए। ये कुल 4 बिंदु उसमें लिखता है और वो 4 बिंदु कौन से थे? सबसे पहला, अशोक लिखता है कि मेरे दिमाग में लगातार विचार चलते रहते हैं, मैं लगातार सोचता रहता हूँ और सोच सोच कर परेशान हो जाता हूँ, लेकिन ये दिमाग के विचार नहीं रुकते। दूसरी बात वो लिखता है, मेरा अपने खुद के ऊपर से विश्वास उठ चुका है, जो भी मैं डिसीजन लेता हूँ मुझे उस पर शक होता है कि ये सही है या गलत है। तीसरी बात, अशोक लिखता है कि मैं जो भी करता हूँ, चाहे मैं पढ़ रहा हूँ या मैं सो रहा हूँ, आराम कर रहा हूँ, मैं उससे संतुष्ट नहीं होता, सेल्फ सेटिस्फेक्शन बिल्कुल भी नहीं है। और चौथी बात जो अशोक लिखता है कि मैं कोटा छोड़कर चला जाना चाहता हूँ, लेकिन मैं घर भी नहीं जाना चाहता। तो अब शुरू होते हैं अशोक के साथ मेरे सेशंस। देखिए, जब हम एडोलसेंट्स के साथ सेशन लेते हैं तो इसकी कुछ खास विशेषताएं। पहली तो ये कि हमारे पास जानने के लिए बहुत ज़्यादा समय नहीं होता। जब ये 11-12 साल के थे तब से लेकर 16, 17, 18 साल तक का यही समय हमारे लिए पर्याप्त है। उसके पहले के 0 से लेकर 12 वर्ष तक का समय बचपन का होता है, जो कि 80% केसेस में कोई महत्व नहीं रखता। और दूसरी बात, एडोलसेंट्स भरोसे के लायक नहीं होते। ये बड़ी आसानी से झूठ बोल सकते हैं, ये किसी भी बात को बड़ा चढ़ा कर कह सकते हैं या किसी खास बात को बिना किसी कारण के ही छुपा सकते हैं, ये सोचकर कि इसको बताने का कोई फायदा नहीं है। तो एज ए पेरेंट, एज ए टीचर, यदि आप कभी काउंसलर की भूमिका में हैं तो केवल वर्बल लैंग्वेज पर ही ध्यान नहीं दें, नॉन वर्बल लैंग्वेज यानी कि बॉडी लैंग्वेज और एक्सप्रेशंस का भी ध्यान रखें। जहां आपको शक हो वहां आप कंफर्म कर लें, पूछ लें। तो अगले 3-4 सेशंस में अशोक ने मुझे क्या बताया? अशोक के एक बड़ी बहन है और एक छोटा भाई है। उसके दोनों माता पिता टीचर हैं जो कि अप डाउन करते हैं और दिन भर बाहर रहते हैं। तो फिर इन तीनों भाई बहनों की जो देखभाल की जिम्मेदारी है वो इसके चाचा के पास है, जो इनके साथ ही रहते हैं। ये चाचा जो कि अनमैरिड है और अनएम्प्लॉयड है, यानी कि इस चाचा के पास इन तीनों बच्चों की देखभाल के अलावा और कोई काम नहीं है। और देखभाल क्या करता है? अपने पूरी जीवन की कुंठा और फ्रस्ट्रेशन को ये चाचा इन बच्चों पर निकालता था। उसमें भी
जो बड़ी बहन है वो तो थोड़ी सिंसियर थी और एक लड़की होने के कारण उस पर ज्यादा सख्ती भी नहीं की जाती थी, और जो छोटा है वो तो सबका लाडला था तो उस पर भी ज्यादा सख्ती नहीं होती थी। सारा कोप भाजन केवल और केवल अशोक को ही बनना पड़ता था। छोटी छोटी गलतियों पर अशोक की सुबह शाम पिटाई होती थी, बहुत जोर से पिटाई होती थी। जहां सबको 1 घंटे की सिटिंग पढ़ना पड़ता था, अशोक को 1.5 घंटे पढ़ना पड़ता था। दी गई टास्क को पूरा करने के बाद ही, अगर चाचा ने कुछ याद करने के लिए दिया है तो उसे सुनाने के बाद ही अशोक को खाना दिया जाता था। और सप्ताह में 2-3 बार अशोक को भूखा ही सोना पड़ता था। अशोक के दोनों भाई बहन यानी कि बड़ी बहन और छोटा भाई अशोक पर दया दिखाते थे, उसे दयनीय दृष्टि से देखते थे। और माता पिता भी जब आते थे थके हारे तो उन्हें लगता था सब ठीक हो रहा है, और उनका सारा प्यार बड़ी बहन और छोटे भाई के हिस्से में ही आता था। अशोक के हिस्से में आती थी केवल और केवल दया। और इस तरह 12th तक का समय निकल गया। उसके बाद जब अशोक कोटा आता है, यहाँ वो हॉस्टल में है, और हॉस्टल में तो कोई जुल्म करने वाला है ही नहीं, कोई अत्याचार करने वाला नहीं। तो यहाँ पर उसके नए नए दोस्त बनते हैं जो कि हॉस्टल में उसके साथ रहते हैं। लेकिन धीरे धीरे अशोक का ये कहना है कि पता नहीं कब मैं अपने दोस्तों के सारे काम करने लग गया। मैं उनके लिए बाजार से सामान लाता, मैं उनके नोट्स अपडेट करता, मैं उनके कपड़े धोता, मैं उनके बिस्तर लगाता। लेकिन फिर भी वो मुझसे संतुष्ट नहीं थे। मैं उनकी शिकायतों को हॉस्टल वार्डन से छुपाता भी था, लेकिन फिर भी वो मुझे धीरे धीरे अपना दोस्त नहीं मानने लगे। वो पीछे से मेरा मजाक उड़ाते थे। वो जब कहीं घूमने जाते हैं तो मुझे लेकर जाना ही पसंद नहीं करते, और मैं उनका दोस्त बनने के लिए लगातार उनके और ज्यादा काम करने की कोशिश करता हूं और कर रहा हूं पिछले काफी दिन से। लेकिन अब मैं थक गया हूं, अब मैं हार गया हूं। मैं अब ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं कोटा से चला जाना चाहता हूं, लेकिन मैं घर भी नहीं जाना चाहता। तो यहाँ पर आप बताएं, अशोक के साथ ऐसा क्यों हो रहा था? क्या वो बहुत भोला भाला था, इसलिए यहाँ के लड़कों ने, हॉस्टल के लड़कों ने उसके साथ ऐसा व्यवहार करना शुरू कर दिया? हाँ, कुछ हद तक ये सही है, लेकिन मैं आपको इसका एक मनोवैज्ञानिक कारण बताने जा रहा हूँ। देखिए, कक्षा 6-7 से लेकर कक्षा 12 तक वहां पर उसके घर में, अपनी फैमिली में उसने एक अत्याचार को सहन किया। और इस अत्याचार को सहन करते करते जब लोगों के द्वारा उसे दया की दृष्टि से देखा जा रहा था, तो उसने अपने खुद के मन में खुद की एक छवि बना ली, खुद की एक पहचान बना ली, और वो थी विक्टिम की, एक पीड़ित व्यक्ति की, एक दया के पात्र व्यक्ति की, एक दयनीय व्यक्ति की। और वो अपनी इसी आइडेंटिटी को लेकर कोटा में आया, और यहाँ पर उसी छवि को बनाए रखने के लिए यहाँ पर उसने कुछ नए अत्याचार करने वाले क्रिएट कर लिए। जी हाँ दोस्तों, हम सब अपनी छवि को जी रहे होते हैं, चाहे वो कोई नेता हो, बिजनेसमैन हो, अभिनेता हो या एक भिखारी हो। वो सब अपना व्यवहार अपनी छवि को बनाए रखने के लिए कर रहे होते हैं, भले ही वो व्यवहार अनजाने में हो रहा हो। और बिल्कुल ऐसा ही अशोक के साथ हुआ। तो अब बात करते हैं इंटरवेंशंस की, यानी कि साइकोथेरेपी की, ट्रीटमेंट की, कि हमने क्या किया। यहाँ पर मेरे पास 2 उद्देश्य थे। पहला उद्देश्य, उसकी जो मन में अपनी छवि बन गई है एक दया के पात्र की, इसे बदलना, इसे चेंज करना, सबकॉन्शियस माइंड में जाकर इसे रीफ्रेम करना। और दूसरा उद्देश्य था, जो उसका पास्ट के इवेंट्स हैं, जो कड़वी यादें उसके अंदर हैं, उसके चाचा के जुल्म की, उनका प्रभाव कम करना, उन्हें मिटाना। साधारण भाषा में कहें तो जो जख्म उसके हरे हैं उन्हें भरना। और इन दोनों ही कामों के लिए सबसे बेहतर टेक्निक होती है NLP, यानी न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग। NLP क्या है, ये जानने के लिए आप इसे गूगल कर सकते हैं।
यहाँ पर मैं NLP के बारे में ज़्यादा नहीं बताऊंगा क्योंकि वो हमारे इस वीडियो का उद्देश्य नहीं है, लेकिन फिर भी मैं साधारण भाषा में आपको बताता हूँ कि किस तरह हमने अशोक के ऊपर इसका प्रयोग किया। देखिए, अशोक के मन में जो उसके पास्ट इवेंट्स थे, जैसे चाचा की मार, तो उसके मन में एक छवि थी उसके चाचा की, हाथ में डंडा लेते हुए और चेहरे पर गुस्सा, एक व्यक्ति जो मारने आ रहा है जो उसका चाचा है। साथ ही उसके दिमाग में कुछ आवाजें थी, साउंड्स, जैसे उस डंडे के शरीर से टकराने की आवाज या फिर टकराने के बाद जो वो चिल्लाता था उसकी चिल्लाहट की आवाजें, वो साउंड्स थी उसके पास। तीसरी चीज थी वो दर्द, जहां पर भी उस डंडे की मार पड़ती थी हाथ पर या पांव पर, तो वो दर्द उसकी यादों में था। तो जब NLP की जाती है, NLP के सेशंस लिए जाते हैं, तो इन्हें चेंज किया जाता है, इसके कई बार रिपीटिशन किए जाते हैं, बार बार अभ्यास करवाए जाते हैं। तो अशोक के केस में हमें केवल 3-4 सेशंस लेने पड़े और हर सेशन 2-2 दिन के गैप में होता था। 6-7 दिन में 3-4 सेशंस में हमने दोनों उद्देश्यों को लिया और 10-10, 12-12 बार दोनों के लिए अलग अलग तरह से रिपीटिशन करवाए गए। तो 7 दिन के लगातार सेशंस के बाद जब 10 दिन बाद फॉलोअप सेशंस के लिए अशोक मेरे पास आया, तो वो बिल्कुल बदल चुका था। दोस्तों के साथ अब वो कैसा व्यवहार करेगा ये किसी मजबूरी के चलते तय नहीं होता था। अब उसमें सही और गलत को चुनाव करने का कॉन्फिडेंस आ चुका था, यानी कि हमने अपने उद्देश्यों को पा लिया था। अब उसे अपनी हॉस्टल लाइफ के पॉजिटिव एस्पेक्ट दिखाई दे रहे थे। अशोक ये सोच रहा था कि कोटा में आया हूं तो अपना सबसे बेहतर प्रदर्शन करके जाऊंगा। तो जेंटलमैन, इस केस स्टडी के एंड में मैं आपसे 2 सवाल पूछना चाहूंगा, जिसका जवाब आप नीचे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। पहला सवाल तो ये कि क्या आप यकीन करते हैं, क्या आप मानते हैं कि बर्थ ऑर्डर से पर्सनैलिटी के शेप में कुछ न कुछ प्रभाव पड़ता है? और दूसरा सवाल मेरा ये है कि आप उन माता पिता को क्या सलाह देना चाहेंगे जो अपने बच्चों की देखभाल के लिए किसी कुंठित और फ्रस्ट्रेटेड व्यक्ति पर भरोसा कर लेते हैं? तो जेंटलमैन, इन दोनों प्रश्नों का जवाब आप मुझे जरूर दें, ताकि मैं अच्छी से अच्छी केस स्टडी लाने के लिए प्रेरित होता रहूं, मोटिवेटेड होता रहूं। और लास्ट में, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। इस केस स्टडी को ध्यानपूर्वक सुनना, मानव व्यवहार के अध्ययन को ध्यानपूर्वक सुनना आपको एक अच्छा मनोवैज्ञानिक और काउंसलर तो बनाता ही है, साथ में आपको एक समझदार इंसान भी बनाता है। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि अगली केस स्टडी का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाए। थैंक यू वेरी मच।